हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। आगे बागी की अपनी कहानी लेके तो पहुंच चुका था। जो होने वाला हस्बैंड था वो आ गया था लाइफ में। इंसान कोई भी हो, वो एक चीज़ जो है वो अपनी लाइफ में हर इंसान फील करता ही है, वो रहता है प्यार। ये नेचुरल है। और वो भी इसलिए क्योंकि प्यार करने से पहले आप बहुत मस्त मौला टाइप के रहते हो। कोई भी इंसान हुआ, प्यार आता है फिर आप इमोशनल होते हो, दिल से कनेक्ट करते हो किसी इंसान से। और फिर जो है उसके बाद फिर दर्द आता है। जितना गहरा प्यार उतना गहरा दर्द। और वो दर्द जो है वो इसलिए आता है ताकि हम जीवन का जो सही मतलब रहता है, ज़िंदगी क्यों मिली है हमें, उसको हम समझ सकें। जब तक हमारे दिल में दर्द नहीं होगा, हमें कहाँ से समझ आएगा कि दर्द क्या भला है। दूसरा सामने वाला दर्द में होता भी है तब भी हमें वो ड्रामा ही लगता है। वो तब तक लगेगा जब तक वो चीज़ हमारा दिल फील ना कर ले। जब दुखी इंसान होते हैं उनकी ये खूबी होती है कि वो अपने अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं पा पाते कि वो किसी को दुखी करें। हद से ज़्यादा जो लोग दुखी होते हैं उनका ये रहता है, वो सिर्फ हंसते हुए मिलेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करते हुए मिलेंगे, दूसरों को हंसाते हुए मिलेंगे। और अगर कोई उनके घरों में जाके देखे कि वो रात को क्या करते हैं तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये एक फैक्ट रहता है। तो वो चीज़ मैंने भी फील की। मतलब जब मैं छोटी थी, माँ छोड़ के गई। मतलब पापा जब एक्सपायर हुए तब तो खैर मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। माँ जब गई तो वो भी मेरी मर्ज़ी नहीं, वहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, छोटी थी। फिर नानी से अटैच हो गई, फिर नानी के यहाँ से भी मम्मी ले गई, तो नानी भी छूट गई, उसमें भी मेरी नहीं चली। अभी एक इंसान और ऐसा ऐड हो गया कि जो लाइफ में खुद से आया था। मैंने नहीं बुलाया हाथ पकड़ के कि आ जाओ भाई मेरी लाइफ में, वो खुद से आया था अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने ये सोचा कि जब ये आया है तब ये लाइफ टाइम रहेगा। और अब मैं हो गई करीब 16 साल की, तो मैंने कहा मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, ये हाथ तो नहीं छूटेगा। पॉसिबल नहीं है, उसको नहीं अलग होने दूंगी अपने आप से। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ से जाता है, आपसे दूर जाता है, तो वो ऐसे नहीं चला जाता, वो एक दर्द दे के जाता है जो कभी भरता नहीं है। मेरे भी नहीं भरे कभी भी। जो वक्त मुझे मिल सकता था माँ के साथ नॉर्मल लाइफ में, नहीं मिला। नानी के पास रह के जो मिल सकता था वो भी नहीं मिला। अब ये एक स्टेज आया तो मेरी जी तोड़ कोशिश ये थी कि ये जाएगा नहीं लाइफ से, इसे जाने नहीं दूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ईज़िली उसको आने भी दिया, मैंने बहुत आज़माया है कि ये बंदा अपनी बीवी के साथ ऐसा ना हो, चीट ना कर रहा हो। तो मैंने करवा चौथ पे फ़ोन किया था और उससे पूछा भी। लेकिन लोग होते हैं ड्रामेबाज, जिनको लगता है कि वो अगर दिमाग से बहुत शार्प है तो वो अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी होती है इंसान की। तो अब इंसान तो कोई था नहीं मेरे पास। सॉरी मैं ऐसे लेटी हूँ, बट बॉडी वीक हो गई है बहुत ज़्यादा, मुझे सपोर्ट लेके बैठना पड़ रहा है। तो मैंने अब इंसान तो कोई था नहीं जिससे मैं शेयर करती, या जो मेरी फीलिंग्स को जान सकता। छुपा के रखती थी अपने आप को सबसे। तो मैं दिल ही दिल में महादेव को मैं बोलती थी कि अगर ये इंसान मेरे लिए ठीक है, आगे इससे मुझे दुख नहीं मिलेगा, तो आप इसे अभी मुझसे अलग कर दो। इससे पहले कि इससे मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो मेरी नेचर में ही है कि हद से ज़्यादा ही मैं रहती हूँ, अनलिमिटेड। तो मैंने कहा इसे अभी अलग कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी भर रोने से तो अभी का थोड़ा सा रोना बेहतर है। सह सकती हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। लेकिन रास्ते आगे ऐसे बने कि वो अलग नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि महादेव की मर्ज़ी यही है और उन्होंने ही इसे भेजा है। ये सच भी है कि उन्हीं की मर्ज़ी से आया था वो लाइफ में। सब कुछ महादेव ही कर रहे थे। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में ही जब मुझे पता लग गया कि ये मुझसे शादी करना चाहता है, तो मेरी माँ भी एक लड़की थी किसी टाइम में, और समाज तो सीता जी को भी नहीं छोड़ा। तो हम और आप लड़कियां जो हैं वो क्या ही वैल्यू रखेंगी।
तो माँ के बारे में एक समय में ये अफवाह उड़ाई गई थी कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई। रीज़न क्या था कि उस टाइम पर फ़ोन और वो सब कुछ नहीं होता था, तो इमरजेंसी कुछ ऐसी होगी कि मम्मी चली गई और ख़बर नहीं दे पाई घर में, क्योंकि फ़ोन होते नहीं थे उस टाइम। चली गई तो अब घर में जो नेगेटिव माइंड के लोग रहते हैं उन्होंने ये अफवाह उड़ाई कि मम्मी भाग गई। अब मेरा ये कि भाई सारी रिश्तेदारी में पता है तो इसको भी पता होगा। अब या तो ये मुझसे शादी ना करे कि मैं ऐसी औरत की बेटी हूँ, और अगर ये चीज़ जानता है तो फिर ये कभी मुझे इस चीज़ का आगे ताना नहीं मारेगा, तभी तो वो मुझ तक आया अगर वो मुझसे शादी कर लेगा तो। मेरे माइंड में ये चीज़ थी। फिर भी उसका मुझे जो एक मेंटल स्टेटस होता है वो मुझे उसका जानना था। मैं बहुत मैच्योर थी उस टाइम पे भी। तो मैंने ये जानने के लिए कि उसके दिमाग में क्या है, मैंने एक ऐसा आया था एक दिन जो मैंने उससे शेयर किया, थोड़ा सा चेंज करके। और वो वाक़या ये था कि जिन अंकल के साथ मम्मी जाती थी तो मेरी मम्मी बहुत व्यवहारी थी। जैसा कोई भी कम एज में इंसान, हर इंसान रहता है इमोशनल, रिश्तों को और व्यवहारियों को बहुत वो समझता है इम्पॉर्टेंट। जैसे मम्मी भी एक अंकल थे, उनके घर पे चली गई, तो मम्मी रूम में थी और वो आंटी जो थी रूम के उसमें मतलब दो दरवाजे थे। एक तरफ का जो था उधर धूप आ रही थी तो वो उड़का हुआ था, दूसरी तरफ का जो था उसके जस्ट सामने आंटी बैठी मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी अंदर थी और वो अंकल भी थे। अब सारे लोग ओपन, मैं जीने में बैठी, मुझे घर जाना था तो मैं रो रही थी। और ऐसी होगी एज मेरी 7 साल की मुश्किल से, या हो सकता है कम भी हो, तो नहीं कम ही थी। 6 साल से पहले की एज जो थी उसकी बात है यार, क्योंकि तब शादी नहीं हुई थी मम्मी की। तो वो चीज़ मुझे याद थी, तो मैंने उसको बोला, ये चीज़ पेश कर दी, और ये चीज़ छुपा गई कि दूसरे दरवाजे पे वो आंटी जो थी वो बैठी चावल वगैरह बीन रही थी, साफ़ कर रही थी, ये छुपा गई। तो मम्मी साड़ी बांध रही थी, मतलब कोई भी इंसान अभी उठता बैठता है या कुछ भी तो साड़ी तो ऐसी है ही कि अगर कोई लूज पहने तो वो खिसक जाती है, तो प्लेट वगैरह उसकी सही करनी होती है। तो मैंने उसको ये चीज़ बोली, मैंने कहा मम्मी सही वो प्लेटें ऐसे ऐसे सही कर रही थी। पर्पस था सिर्फ उसका मेंटल स्टेटस जानना, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ आप आगे की लाइफ तब भी सही चला सकते हो जब तक आप उसका माइंड सेट नहीं जान लेते। और मुझे उसका जवाब चाहिए था कि वो क्या देता है, तो वो बोले नहीं कुछ। नेगेटिव होता जो भी उसके दिल में था, अगर वो बोल देता उस टाइम पे तो आज नज़ारा अलग होता, बट वो होना ही नहीं था। फिर एक बार मैंने उसको ऐसे और आजमाया। तब करीब 1 साल हो गया था, 17 साल की थी मैं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि अगर कल को शादी हो गई उसके बाद अगर कभी मेरे घर वालों को मान लो पापा नहीं है या कुछ भी हो जाता है, इमरजेंसी हुई, और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूँ तो तुम करने दोगे क्या? तो मुझे तब भी उसका जवाब जानना था, तो बोला कि वो वक्त बताएगा, लो उस टाइम पे ही छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। अब वो किसी चीज़ की मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं दे रहा किसी भी बात का। और जब वो शादी का उसने प्रपोजल दिया था तो मम्मी ने उसके सामने जो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फाइनल हुआ था उसमें जो मुझे 10,000 की अमाउंट मिली थी मेरे नाम से, तो मम्मी ने फ़िक्स कर दी थी। एफडी थी तो वो उसके पेपर्स जो थे मम्मी ने उसके सामने रख दिए और बोला कि देखो मेरे पास इसके लिए यही है और इतने में ही शादी होगी, इसके अलावा और अदर में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो वो बोला कि मतलब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो मम्मी ने कहा मेरी बेटी जो है वो 2 ही कपड़ों में जाएगी। बोला ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे अब ये आगे लाइन क्लियर हो गई कि भाई ये तो लोभ लालच इसके अंदर है नहीं, मैं भी खुश, चलो। और दिल में एक डाउट भी था कि ये किसी चीज़ का जवाब तो दे नहीं रहा, डर भी था कि अगर वक्त रहते आगे ये बाकी सारे लोगों जैसा बदल गया तो। लेकिन फिर ये भी सोचा कि इस इंसान की लाइफ आज जो भी है वो मेरे पापा की वजह से है। ना मेरे पापा उसको अपने साथ लेके आते अपने घर, और ना आज ये इस मकाम पे होता। अपने घर पे होता तो वही शराब जुआ सिगरेट इन्हीं सब में पड़ा होता ये भी। तो मैंने कहा कोई इंसान इतना नमक हराम हो नहीं सकता कि आगे मेरी लाइफ को हेल बनाए। ये मैं सोच रही थी पॉजिटिव चीज़ ये। तो फिर ऐसे ही करते करते और बॉन्ड इतना मेरा उसका डीप हो गया था, बन रहा था, क्योंकि वो हमेशा खुद को पेश करता था कि देखो मैं तुम्हारे पापा जैसा दिखता हूँ, और देखने वाले बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पापा जैसा दिखता हूँ, आदतें नेचर मेरा सब कुछ तुम्हारे पापा जैसा है, हैंड राइटिंग भी मेरी तुम्हारे पापा जैसी है।
ये सब कुछ इमोशनल जो है वो मुझे अटैच कर रहा था खुद को ट्रैप करके, और मैं हो भी रही थी। ताज्जुब की बात ये भी है पापा के नाम पे। तो होते होते मैं उससे अटैच हो रही, और इतना शांत दिखता था। आप लोगों में से जब भी मेट मूवी देखी होगी किसी ने, उसका शाहिद कपूर, सोच लो आप, वो बिहेवियर था। कौन फ्लैट नहीं होगा या कौन खुश नहीं होगा कि भाई किसी की लाइफ में इतना अच्छा बंदा आ रहा जो इतना मैच्योर है। बट वो सारा दिखा भी था मैच्योरिटी उसकी। तो हद ये थी कि वो मेरे हाथों में मेहंदी भी लगाता था उस टाइम पर, इतनी केयर थी। मेहंदी लगा रहा, और बचपना इतना था कि मैं खेलती थी उसके साथ, जो लुका छुपी होती है, जो लोग बच्चे खेलते हैं, मैं वो उसके साथ खेलती थी। कभी कभी मूड हो जाता था तो खेल लेती थी। इतना प्योर दिल था मेरा उस टाइम पर। तो ऐसे ही करते करते जो है फिर अब सबको पता था, और मेरा भी ये रहा कि जब उसने मांग में वो खून जो रहता है वो भर दिया, तो मेरा मतलब ये था कि इसने एक तरीके से अब ये शादी ही हो गई है, तो उसको मैंने पति मान लिया कि अभी जो कुछ भी होता है होने दो, इसका साथ तो नहीं छोड़ूंगी कैसे भी, कुछ भी हो जाए। तो मैं तो एक पत्नी धर्म का उस पर आ गई। ऐसे ही करते करते अब आ गई एक दिन, क्योंकि हम लोग रिलेशन में थे, तो मम्मी को भी इस चीज़ का डर था कि कल को हो सकता है कोई ताना मारे, या ये छोड़ के भाग गया तो बेटी का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने शर्त रखी कि ऐसा करो कि तुम आते जाते तो हो ही यहाँ पे, तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो। उसने कहा ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। बोला लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपकी मर्ज़ी से मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा, तो आपको भी मेरी कहने के उस पर आपको अरेंज मैरिज का भी अरेंज करना होगा, अरेंज मैरिज भी करनी होगी मेरी खुशी के लिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है। अब 2010 में कोर्ट मैरिज हो गई। मैं थी उस टाइम पे 20 साल की। कोर्ट मैरिज हो गई। अब कोर्ट मैरिज हम लोग कोर्ट में ही थे सारे लोग, मैं, मम्मी, पापा, वो एक दो लोग और भी थे, नानी और मौसी भी थी शायद, पता नहीं, याद नहीं अभी। तो जैसे ही कोर्ट मैरिज हुई उसके करीब आधे एक घंटे बाद उसे एक कॉल आया वहीं कोर्ट में ही कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब उसने ये बताया, वो तो खुश, और मेरे अंदर सन्नाटे उतर गए। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको फील होती हैं, तो मुझे फील हुई। मैंने कहा बस हो गया काम। उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हो गया शर्तों का, और कह सकते हैं कि धीरे धीरे चेहरे से नकाब उतरने का। मतलब उसकी फरमाइशी जो प्रोग्राम था वो शुरू हो गया फ़ोन पे, क्योंकि कॉल पे ही रहती थी मैं 24 घंटे उसके साथ, बस सोती थी तभी अलग होता था फ़ोन। और फ़ोन मतलब एक रहता है ना कि अटैचमेंट हो जाती है। अभी और कोई तो था नहीं साथ में, ऐसा ना कोई फ्रेंड थी, तो उससे अटैचमेंट इस कदर थी कि एक बार फ़ोन मेरा चोरी हो गया था, जो उसने लेके दिया था, तो फ्रिज पे चार्ज हो रहा था, वो चोरी हो गया था। अब फ़ोन नहीं मेरे पास बात करने के लिए, और वो मेरे लिए एक बन गया ऑक्सीजन सिलेंडर कि जब तक उससे बात नहीं होगी मेरा खाना पीना चैन सुकून सब तबाह। तो एक दिन मैं ऐसी नानी के घर पर गई, तो वहाँ मौसी के पैसे रखे हुए थे, और मैं बहुत ईमानदार थी। मैं बहुत छोटी थी तब, तो बहुत मक्कार थी मैं, किसी की कोई चीज़ पसंद आ गई तो छुपा कर ले आती थी इस टाइप की। बट जब समझ आई तो वो सुधार कर लिया मैंने। तो मौसी के पैसे रखे हुए मुझे दिखे तो मैंने चुरा लिए, क्योंकि मुझे फ़ोन लेना था, और मैं 1500 रुपये का फ़ोन लेके आई उससे बात करने के लिए। इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके लिए मैं चोरी कर रही थी। और ईमानदारी की हद ये थी कि 17 साल की उम्र में अगर मेला देखने गई थी, तो वहाँ एक छल्ला गलती से पहन के आ गई, तो दूसरे दिन जाके वापस करने के लिए वो तलाश कर रही थी कि वो छल्ले वाला कहाँ पे है। ऐसी थी मैं, मतलब। और फिर भी मैंने चोरी की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस इंसान की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या थी। खैर वो मैंने बाद में मौसी को उसके पैसे दे दिए थे। तो अब उसने अपना रंगत जो थी असली वो दिखानी शुरू कर दी कि अपनी मम्मी को बोलो एक चीज़ दें बट क्वालिटी वाली दें। शादी में खाना पीना जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जितने लोग बताए जाएंगे तुम्हारी तरफ से उतने ही लोग आएंगे। और इधर मैं ये सोच रही हूँ कि एक तरफ माँ है और एक तरफ ये है, ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ में। अगर दोनों को ही मेरी खुशी प्यारी है तो ये शर्तें क्यों हैं बीच में। एक भी अगर मान लो मुझसे सच में प्यार करता है, तो अगर एक दहेज मांग रहा है तो दूसरा दे भी सकता है।
कि भाई 1 लाख रुपए की बात तो हुई थी कि उसमें करेंगे सब कुछ, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए अच्छा है दूसरे की डिमांड के अकॉर्डिंग तो हम दहेज दे सकते हैं। या फिर मम्मी अगर देने के मूड में नहीं है तो जो शादी कर रहा है वो भी ये चीज़ सोच सकता है कि चलो भाई हम दहेज नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, जो जैसा कि प्रॉमिस किया था कि लड़की 2 कपड़ों में जाएगी। और मेरा ये था कि मैं शादी अरेंज मैरिज तो जो थी वो मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पापा की कमी को मैंने लाइफ में हमेशा ही फील किया, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती थी ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ ये था कि शादी का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मेरा ये था कि अगर शादी हुई तो फिर वो दिन आएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ सच में मैं, मेरा फादर नहीं है। और स्टेप फादर थे, उनको मम्मी ने शादी में शामिल होने से मना कर दिया था कि वो शादी में मतलब आएंगे नहीं शादी में। तो अब ये मुझसे शर्तें लगा रहा फ़ोन पर, ये सब कुछ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मैं घर में कह भी नहीं सकती, अगर कहूँगी तो घर वाले बोलेंगे कि पसंद तो तुम ही नहीं किया है, तुम्हारी मर्जी थी भाई, हम लोग तो एग्री नहीं थे, बड़ी मुश्किलों से तो फैमिली मानी थी। 1000 मिन्नतें करने के बावजूद मामा तो बोल रहे थे कि ये गुंडा है। तो ये सारा कुछ भी था कि अभी अगर बोल दूँ तो वही है। माँ से बस यही बोला था कि आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, बस ये इंसान दे दो मुझे, ये बोल के माँ को मनाया था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। और ये दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि भाई उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये भी सही है, उसको अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी मिल सकती हैं, अच्छा खासा दहेज भी मिल सकता है। मेरे पापा तो है नहीं जिनको डिमांड कर दूँ कि पापा भाई मेरी मुझे खुशी दे दो और इसको 20 लाख रुपए इसके मुँह पे मार दो, किसको बोलूँ। तो उसका मैंने नतीजा ये निकाला, मैंने कहा अब एक ही हल है कि मान लो अगर शादी हो भी जाती तो कल को ये मुझे दहेज के ताने देगा बाकी सारी चीज़ों के, क्योंकि उसका जो स्टेटस था वो चेंज हो गया था, और ज़मीन से आसमान पे पहुंच गया था कोर्ट मैरिज वाले दिन से। तो मैंने सोचा इसका एक ही निवारण है कि मेरी भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंस है नहीं कि मैं जी के कौन सा किसी का भला कर रही, मेरे ज़िंदा रहने से मैं भी तकलीफ़ में ही हूँ कि जो भी दर्द दिल में है वो तो मुझे बहुत टॉर्चर करता है। और फिर सोचा कि चलो एक ही हल है कि सुसाइड करो और इस सारे मामले से आउट हो जाओ, इसकी भी कहीं शादी हो जाएगी। अच्छा है, उससे पहले मैंने एक चीज़ और की थी, क्योंकि कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, तो मैंने ये सोचा था पहले कि अब ये शादी टूटने का सिर्फ एक ही हल है कि ये मुझसे नफ़रत करने लगा। और जो मेरी लाइफ में हुआ था, हालांकि वो इतना बुरा नहीं था, कोई भी पॉजिटिव इंसान होगा तो ये सोच सकता है, बट मुझे लगा था कि ये नेगेटिव जो वाइब्स आ रही हैं उस हिसाब से ये चीज़ इसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैंने उसको सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो बोल दिया, मैंने कहा अब ये पक्का छोड़ के भागेगा। और वो इतना इडियट निकला कि उसने सारी चीज़ें जो थी मम्मी और मौसी को बोल दी। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आ गई कि वो लोग ये सोचेंगे कि ये लड़की हम पे ट्रस्ट नहीं करती, तो उन्हें दुख होगा कि भाई हमारा बच्चा हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। अपनी गलती तो ये रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि भाई हमने इतना स्पेस नहीं दिया, या हम लोगों ने जो करके रखा उसकी वजह से उसका भरोसा नहीं जीत पाए। हो सकता है ताने भी मारे मुझे, जो किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया वो भी किया। तो उसने बोल दिया, बट अब मैं अड़ी कि मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा मुझे कोर्ट मैरिज के पेपर्स चाहिए, और मम्मी को पता था कि अगर इसको वो पेपर्स थमा दिए तो ये फाड़ देगी पक्का। और जो ये सारी ड्रामेबाजी रच रहा था वो बड़ा मासूम सा बना बैठा, रो रहा आंसुओं से, और मैं शादी के लिए मना कर रही। तो आंसुओं से रो रहा, गाना सुन रहा था उस टाइम पे, मतलब सुन कह रहा था, मुझे सुना रहा था, वो एक सॉन्ग है बेकदरों से करके प्यार, हाय रब्बा के उनका होगा मुकर गए जो करके प्यार। और मैं सब समझ रही, मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कि अब ये वो रहा नहीं है जो था, बट साबित नहीं हो रहा कहीं से। तो उसके बाद फिर अब कोर्ट मैरिज के पेपर मम्मी दे नहीं, अब क्या मेरे पास जरिया बचा उसको आज़ाद करने का खुद से। नफ़रत भी मैं उसकी सहने को तैयार थी। फिर सुसाइड का दूसरा ऑप्शन मैंने चूज़ किया। तो मैंने करीब 2-3 महीने तक 2-2 4-4 करके ऐसे करके काफ़ी टाइम तक मैंने स्लीपिंग पिल्स इकट्ठी की। अब उस टाइम इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि वेन अपनी कट करके और आज़ाद हो सकती थी, लेकिन अकल भी होनी चाहिए, वो वक्त के साथ ही आती है थोड़ी सी। तो मैंने करीब 80 टैबलेट जो थी वो इकट्ठी कर ली, और एक दिन फुर्सत से बैठ के उनको पीसा
और एक दिन घोल के पी गई। तो एक दिन उसने, और पी किस दिन थी कि उसने मुझे कॉल किया था एक दिन शाम में। मैं नाना ही के घर पे थी उस टाइम। मेरा चलता रहता था कि मम्मी से झगड़ा हो गया तो नानी के घर पहुंच गई, फिर से नानी से झगड़ा हो गया तो मम्मी के पास वापस पहुंच गई। ये तमाशा चलता रहा मेरी लाइफ में, 4 दिन इधर 4 दिन उधर। तो उसने कॉल करके बोला कि आज एक रिश्ता आया था मेरा और 4 पहिए की गाड़ी दे रहे थे, देने का मतलब बोल रहे थे। और मेरे अंदर ये इंसल्ट थी कि ये मुझसे बोल रहा है तो उसको ये शर्म आ रही बोलने में कि मेरे पापा जिसके मकान में ये रह रहा है वो मेरा ही है, और ये मुझे ये सब कुछ बोल रहा है। फिर मैं इसके घर पे भी नहीं गई कि नहीं नहीं तुम मुझसे शादी कर लो, खुद ही चल के आया सारा कुछ। इसने एग्री किया, उसके बाद मैंने आके कदम बढ़ाया। मेरी तरफ से तो कोई स्टार्टिंग नहीं हुई ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर शुरू से बहुत रही है, बस जताया नहीं कभी कि इम्पोर्टेंट कितना है मेरे लिए ये। तो उसने जब कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा अभी ये नफरत करने का मौका दे दिया, तब भी ये नहीं गया छोड़ के। जा सकता था, उसको जाना चाहिए था उस टाइम पे। मैंने पूरा जोर लगाया था अपनी तरफ से। सोचो जिसे आप प्यार करते हो उसे आप से दूर कर रहे हो, कितना एफर्ट चाहिए उसके लिए, लेकिन मैंने किया। तो फिर मैंने स्लीपिंग पिल्स जो थी घोली पानी में पीसी हुई और पी गई सारी। पता नहीं कब तक बेहोश रही। अब घर में सारे लोग इकट्ठे, नाना को पता लगा, वो भी गुस्सा कि ये तमाशे यहाँ पे नहीं होंगे, ये सब कुछ करना है तो मम्मी के घर जाओ, ये सब कुछ वहीं रहो जाके। मम्मी जो थी वो भी कह रही कि क्यों कर रही हो ये सब कुछ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी बेटी जाएगी। ये सारी इमोशनल पागलपन की बातें फालतू की बोल रही मुझे। मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब क्या ही करूँ, कोशिश कर देख लिया, ये भी नहीं हो रहा आगे कुछ, तो आगे कुछ और ही लिखा है। तो मम्मी को अब समझ में आ नहीं रहा क्योंकि मैं बोलने की हालत में थी नहीं। मेरी फ्रेंड को बुलाया, उस टाइम तक बन गई थी एक फ्रेंड मेरी। तो वो आई रात तक, वो करीब 9 साढ़े 9 बजे तक बेचारी बैठी रही मेरे पास और फिर चली गई। दूसरे दिन फिर आई, तो उस टाइम पर वो वहीं पे था। आया, उसने मुझे मेरी कंडीशन देखी और कमेंट पास किया कि जो इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा वो इंसान मेरा घर क्या संभालेगा। ये उसके शब्द थे उस टाइम, जबकि वो सारा कुछ समझ रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रही क्यों कर रही, इतना उसका माइंड एक्टिव है, मुझे पता है ये चीज़। तो ये शब्द जब मैंने सुने तो मेरे दिल पे घूंसे की तरह लगे। अब चूँकि मैं अपनी पास्ट का उसे बता ही चुकी थी, तो एक दिन उसने बोला कि पता नहीं क्या बात चली ऐसी, तो बोला कि तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया और काफ़ी टाइम तक उससे बात भी नहीं की, करीब 2 3 4 महीने बात नहीं की उससे। फिर उसके बाद जब मैंने बात की तो ऐसे ही फैमिली का पूछा, मैंने कहा कौन कहाँ पे है। फिर उसकी एक सिस्टर थी, एक की तो शादी हो गई थी, उससे छोटी वाली थी, उसकी शादी मेरी दादी ने ही की थी। उससे छोटी वाली का जब मैंने पूछा तो बहुत धीरे से बोला कि वो चली गई। तो मैंने कहा कहाँ चली गई, चली गई होगी कहीं रिलेशन में गई होगी तो वापस आ जाएगी। बोला नहीं वो चली गई, और उस चली गई का मतलब था कि वो भाग गई किसी के साथ। मैं चाहती तो मुझे महादेव ने 3 4 महीने में वो उस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया था कि मैं उसके मुंह पे बात का तमाचा मार सकती थी, बट मैं ही हूँ। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, कभी उस टॉपिक को निकाला ही नहीं कि तुम्हारी बहन भाग गई, अब तो तुम भी ऐसे हो गए कि तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं रही, इस टाइप का मैंने कुछ नहीं बोला। फिर ऐसे करते करते शादी का जो टाइम था वो भी आ गया। अब शादी का मेनू प्लान हो रहा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा ये कि मैं कौन सी खुश हूँ, मेरी शादी ऐसे हो रही है, मुझे पता है कि मैं जीते जी जो है हवन कुंड में जा रही खुद से। उससे पहले मैंने मम्मी से बोला भी था, मैंने कहा अभी शादी मत करो, क्योंकि 2008 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर में झगड़े इतने होते थे कि कभी मम्मी फांसी पे झूलने जा रही, मम्मी ही ये सब कुछ करती थी, कभी पापा घर छोड़ के जा रहे, ये सारा ड्रामा चलता रहता था। तो मैं बहुत इरिटेट होती थी कि मुझे ये सारे ड्रामे पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है कि जहाँ लड़ाई दंगे हो झंझटबाजी हो। मैं नहीं रहती ऐसी जगह पर, मुझे नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं करती, मैं बीमार पड़ जाती हूँ कोई भी नेगेटिव बंदा अगर मेरे आसपास रहे अभी भी। तो ये सारा कुछ ड्रामा चला था, तो मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी क्योंकि खर्चा भाई इन लोगों को उठाना था, तो उन्हें और वो लगता। और हद तो यहाँ तक हो गई थी कि अभी विशाल के साथ तुम्हारा इतना बॉन्ड है
तो उसी के टुकड़ों पे पला करो, हमारे टुकड़ों पे क्यों पलती हो। यहाँ तक कि मेरी चाय पानी का जो अरेंजमेंट रहता है वो भी बंद कर दिया गया था कि मैं चाय नहीं पी सकती घर में। तो मैंने जब नानी को बताया था तो चाय वगैरह का सामान जो है मेरी नानी रख के गई थी कि इसको चाय पीने से मत रोको। बाकी सारे काम जो थे वो सारे मेरे ही जिम्मे लगा रखे थे, उनके लिए कोई नाराज़गी नहीं थी कि अभी अगर तुम खाना पीना नहीं खा रही हो तो ये काम भी करने को रहने दो, ये किसी ने नहीं बोला। क्योंकि भाई 3-3 भैंसें पली हुई थी घर में, उनका दूध दही मठा गोबर कंडे ये सारा कुछ कौन देखता। कंडे तो घर मम्मी पाती थी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था। और छोटे भाई बहनों को स्कूल छोड़ना, फिर दोपहर में लंच देने जाना, छुट्टी के टाइम लेके आना, और घर के भी खाना पीना दोनों टाइम का, ये सारा कुछ कौन देखता। तो इस चक्कर में इस मामले में कोई नाराज़गी नहीं थी, सुनाने में बस मौका नहीं छोड़ते थे। तो फिर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने सैड सॉन्ग्स का सहारा ले लिया। अब सैड सॉन्ग्स जो थे वो मेरे दोस्त बन गए, अब मेरे हो गए फ्रेंड दोनों इंसान नहीं, पहला नशा और दूसरे गाने, जिनको मैं सुन सुन के अगर घर में कोई नहीं होता था, जब अकेली होती थी तो सुन के रो लेती थी, जो अंदर इकट्ठा होता था उसको बहा देती थी आंसुओं में। तो ये चीज़ें पता भी लग गई। और जब मैंने ये पिल्स वगैरह खाई थी तो एक बार ऐसे ही हुआ नानी के घर पे कि मेरी बुद्धिमान मौसी, उनको नहीं पता कि ये फ़ोन पे क्या बोल रहा इस लड़की को कि ये रो रही, शायद मैं पागल दिखती थी उनको, तो उनको सिर्फ ये पता है कि ये सॉन्ग्स प्ले करके रो रही है। क्यों रो रही है रीज़न नहीं पूछा, जबकि मैं 2 कदम की दूरी पे उसी सेम घर में हूँ, मुझसे नहीं पूछ रही। फ़ोन लगाया विशाल के पास हेडक्वार्टर सीधा, ये लड़की गाने प्ले कर लेती है ये रोने धोने वाले, और ये रोती है। उधर से वो महाराज जब आए तो उन्होंने सबसे पहला मेरा फ़ोन लिया और उसको ज़मीन पे दे मारा। जो कि मेरा सिस्टम था कि फ्रस्ट्रेशन मेरा कम हो सकता था, मेरी टेंशन कम हो रही थी उससे, उस सिस्टम को तोड़ दिया। अब मौसी के लिए एक और नेगेटिव वो आ गया माइंड में कि ये औरत सच में ही बेवकूफ़ है। जो लोग दिमाग से ज़्यादा तेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा मूर्ख होते हैं। ये उनकी गलतफहमी है कि वो बहुत अच्छे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, वो सबसे बड़े गधे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। फिर नानी ने उसको बहुत हड़काया भी, नानी गांव से थी वो, तो उन्होंने बोला सुन इधर, इस टोन में बोला। उसे बहुत ख़राब लगा, भाई वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, तो उसे तो ख़राब लगेगा ही। नई नई दौलत आई थी तो नया नया घमंड भी आ गया एकदम अचानक से। औकात से ज़्यादा मिल जाए तो कोई भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो भी कैपेबल ना हो तो। अब BA पास को गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को मिल जाती, PhD वाले चप्पलें चटकाते फिरते हैं। तो उसे बुरा लग गया, उसने उसी दिन ठान लिया कि अभी इस औरत से कभी बात नहीं करनी ज़िंदगी में। जिसका उसने बाद में मुझसे कई बार रोना रोया, तुम्हारी नानी ने इस तरीके से बात की। हालांकि खुद मुझसे किस तरीके से बात करता था उसका उसने कभी नोटिस नहीं लिया, लेना चाहिए था। तो ऐसे करते करते जो है अब शादी का भी वो था कि मैं स्टडी मैंने दोबारा अपनी शुरू कर दी थी, तो घर में इस पर भी बवाल मचा। और मैं शादी क्यों मतलब क्यों पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था उसकी बकवास सुन के, जो कोर्ट मैरिज के बाद उसने करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा मुझ जैसी मैं हूँ मेरी लाइफ इसके साथ कटनी ही नहीं है, मुझे शादी से पहले पता है ये चीज़। तो मैंने कहा मुझे एजुकेशन और अपनी आगे करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी लाइफ आगे जीने के लिए अकेले कैपेबल बन सकूँ। और इधर मम्मी मान नहीं रही। अब उनको ये लग रहा कि 2 साल में पता नहीं उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर जाएंगी, पता नहीं क्या ही उनको वो पड़ा था। तो उनको ये कि जल्दी से जल्दी शादी करो, उसको घर से निकालो, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, करीब 10-11 साल के। तो मेरी नीड तो हो गई ख़त्म, और नीड ख़त्म तो मतलब अंधा जो है उसको आँखें मिलेंगी तो लाठी फेंकेगा ना सबसे पहले, ये हाल था। मेरा कहना था कि मैं MA कर लूँ, उसके बाद आप कर देना शादी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 साल रुक जाओ। और ग्रेजुएशन कर रही थी तो पहले साल के मैंने पेपर दिए थे, बट उन्होंने एक नहीं सुनी और शादी का ड्रामा रच दिया। अब इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने गांव में जाके ये चीज़ बोल दी कि इस तारीख को शादी निकली है। ये चीज़ मेरे ख़ानदान में पहुंची तो वहाँ हो गया बंटवारा। अब जो मकान विशाल बाबू पूरा लेने के चक्कर में उसके हिस्से हो रहे हैं, तो वो गाज किसके ऊपर गिरेगी, वो भड़ास मुझसे ही निकालेगा। तो इस ज़रिए से उसकी माँ से नफ़रत की जड़ पैदा हो गई कि इस औरत की सिर्फ जवान की वजह से उसके घर से अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो थी 1 करोड़ से ऊपर की वो निकल गई, जो मेरे ज़रिए से मिल सकती थी कोर्ट से। भाई मेरे पास आती तो उसके पास जाती, उसका आंकड़ा ये था। तो वो हो गया। अब घर में मेरे इसकी हरकतों को देख के और एबिलिटी देख के मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसा है आप दहेज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो
और जितना भी जो कुछ भी चाहिए है खाना पीना या बाकी सारी चीज़ें हैं वो करके बाकी जो पैसा बचे वो मेरे नाम से आप मेरे अकाउंट में डाल देना, क्योंकि मुझे आने वाला वक्त बिल्कुल साफ दिख रहा। तो और इनको किसी को समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो फिर माननी ही नहीं है भाई, मैं तो औलाद हूँ तो कहाँ से अकल होगी, मुझ में वो माँ है तो कोई ज़्यादा समझदार होंगी। ये चीज़ उनके अंदर, मेरी एक नहीं सुनी। अब शादी का मेनू डिसाइड कर रहे कि ये वाला कर लो इसमें कम खर्चा होगा, वो वाला कर लो उसमें कम खर्चा होगा। स्टेज का जो रहता है सिस्टम वो मैंने किया नहीं, रखा ही नहीं था। कौन सा पापा से या बहुत अच्छे तरीके से शादी कर रही थी जो इन चक्करों में सारे में पड़ती, जब मैं ही खुश नहीं तो फिर क्या ही मैटर करता है। तो वो भी नहीं था। अब शादी हो गई, अब जिस घर में आदमी नहीं है उस घर में शादी हो रही, तो सोचो आप अरेंजमेंट्स कैसी होंगी। तो वैसी ही थी, बट जितना भी जिससे हुआ वो उसने किया। दहेज वगैरह जो कुछ भी था उसकी लिस्ट भी मैंने शेयर की है इंस्टा पे, और जहाँ पे भी मेरा अकाउंट है वहाँ पे। तो जितना हो सकता था फिलहाल उतना दिया, मैं खाली हाथ नहीं गई। और जब ससुराल में पहुँच रही तो पता लग रहा कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया, उसकी अपनी सिस्टर बता रही। दिमाग आउट। फिर भी मैं प्लान कर रही कि आगे जो है ज़िंदगी अकेले काटने का कुछ मतलब अरेंजमेंट कर सकूँ मैं। हिम्मत भी नहीं हो रही है, अकेले कैसे रहूँगी, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि माँ के पास तो नहीं जाऊँगी वापस, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी हर्ट होगी फिर। तो ये सारा कुछ सोच रही। और मुझे घर में एक बार नानी ने कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, तो मैं नानी से लड़ गई थी। मैंने कहा मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आप मुझे मत बोला करो, गाली गलौज करना अपनी बेटियों के साथ करो, मेरे साथ नहीं चलेगा। और जिसने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया उस इंसान के लिए इतनी स्ट्रिक्ट में। और शादी के बाद वो आदमी जो मुझे पता था कि मेरे लायक किसी भी एंगल से नहीं है, किसी भी एंगल से, वो इंसान मुझे गालियाँ दे रहा था। और बात बहुत छोटी सी थी कि घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर थे, यहीं से शादी का कार्ड आया था। तो मेरे दिमाग में पहले से ही इतनी टेंशन थी, मुझे नहीं याद रहा बताने का, स्लिप हो गया माइंड से। तो वो तो कोई भी बता सकता था उसको कि शादी का कार्ड आया है, उसके 2-3 बहन भाई भी घर में थे, माँ भी थी, किसी ने नहीं बताया। तो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। फिर उसने मुझे फ़ोन पे गालियाँ सुनाई, बहुत ही गंदी। और मैं ये सोच रही कि मेरे घर में मेरे नाना मामा और बाकी सारे जो लोग थे वो मुझसे किस तरीके से बात करते थे, जबकि कितने लायक हैं। और ये आदमी जो किसी लायक नहीं है ये मुझसे इस टोन में बात कर रहा, और वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा। जो चुप रहती है वो कभी कभी सामने वाले को बहुत बड़ी गलतफहमी में डाल देती है। वो भी पड़ गया कि ये चुप है तो ठीक है, इसको कुछ भी बोल लो, उसको आइडिया नहीं मेरा कुछ भी। तो उसका वो ऐसे ही गंदा बिहेवियर जो था वो चालू था, और इधर मेरी बर्दाश्त जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही। उसके बाद फिर नई नई शादी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जहाँ तक हो सकता है निभाने की कोशिश करो। तो ऐसे मजाक में एक दिन मैंने उसको गुदगुदी कर दी। शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो उस गुदगुदी की उसने मुझे सज़ा क्या दी, उसने मुझे पकड़ा और पकड़ के बेड पे गिरा दिया। गिराने के बाद उसने यहाँ पे थूका, यहाँ पे पता नहीं क्यों थूका था फेस पे, और गर्दन मेरी ऐसे नीचे लटकी थी, वो थूका हुआ जो था वो बह के नाक तक जा रहा था, और मैं लटकी हुई थी मेरी गर्दन नीचे। जब नाक में वो घुसने वाली थी तब उसने मुझे छोड़ा, तब तक वो दबाए रहा मुझे ताकत के बल पे। और मैं बहुत रिएक्शन जो मेरा रहता है, मैं जल्दी किसी से शेयर नहीं करती, बल्कि एक्सप्रेस भी नहीं करती। वो चीज़ हमेशा के लिए कैद हो गई, क्योंकि मेरी फितरत है ये कि जो भी हो जैसे भी हो, एक बार अगर हो गई तो फिर वो फिक्स हो गई माइंड में। अब ये चीज़ फिक्स हो गई, उसका नतीजा ये निकला कि मैंने उसके सामने कभी भी ना हंसने का ठान लिया। कभी इस बंदे के सामने मुझे हंसना नहीं है कभी भी। अब जब भी वो मेरे सामने आए, मैं चाहे कितनी भी हंसूँ, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हंसती थी, बोलती थी, सब करती थी, बट उसके साथ नहीं। हाँ, दांत निकालना और बात होती है, हंसना और खुश होना वो अलग चीज़ें होती हैं। नॉर्मल इंसान फ़र्क कर सकता है, बेवकूफ़ नहीं कर पाता है। तो मैंने उसके सामने हंसना छोड़ दिया। और ये यहाँ आने से पहले तक ये सिलसिला चला कि वो इंसान ये तक कहने पे मजबूर हो गया था कि ये हंसती नहीं है। सोचो आप,
वो इंसान जिसने मुझे गुदगुदी करने पे थूका था मेरे मुंह पे, वो इंसान बोल रहा कि ये हंसती मुस्कुराती नहीं है। मतलब अब आप समझ सकते हो। चलो ये भी जाने दो। उसके घर पे जो और भाई बहन थे, क्योंकि वो कानपुर में रहता था, मैं बड़तना में रहती थी, इटावा जिला के, तो उसके भाई बहन बताते थे कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, छोटे भाई बहनों को बहुत मारता था और माँ को भी मारता था। मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया भी था कि खाने के पीछे एक बार रील ले ली थी मेरी सास ने, तो उसने मारा था उन्हें, बट मैंने रोक दिया था कि आज ये हो गया है, आइंदा से ये चीज़ मेरे सामने नहीं की उसने वो चीज़। तो अब मेरा ये था कि अगर बच्चे कोई गलती कर भी रहे हैं, मतलब यहाँ भी भाई बहन छोड़ के जा रही हूँ, वहाँ पे मिल रहे हैं मुझे, और भाई बहन हैं भी, वो एक तरह से कजिन है मेरे, शादी एक से की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी सारे जो है वो दुश्मन हो गए। यहाँ भाई बहन छोड़ के गई तो वहाँ मिल गए मुझे। तो अब इन लोगों की शिकायत करने में मुझे डर लगा कि अगर गलती कर भी रहे हैं तो मैं नहीं बताती थी, अपने ऊपर ले लेती थी। फिर उसने एक दिन शिकायत की मुझसे इस चीज़ की, बोला कि तुम इनकी आदत ख़राब कर रही, इन्हें बिगाड़ रही हो, ये सब। और मेरी हिम्मत नहीं पड़े कि भाई हो सकता है ये मारा पीटी करे, वो चीज़ सही नहीं बच्चों के साथ, भी इतने बड़े नहीं हैं, 11-12 साल के हैं, ज़्यादा होंगे तो वही 16 साल से अंदर, 15-16 साल के भीतर। तो मैं शिकायत नहीं करती थी। और बुरा रवैया मेरा किसी के साथ हो ही नहीं सकता, जैसा आप जानते हो, समझ रहे होगे आप लोग मेरा नेचर कैसा है, कि मैं खुद इतना परेशान थी, किसी को यही सताती। दूसरा मुझे अनजाने में हर्ट कर जाते थे, मैं उनको भी नहीं बताती थी कि भाई आपकी ये चीज़ मुझे ख़राब लग रही। किसी ने गाली दे दी तभी चुप रह के सुन लिया, या कोई कुछ बोल रहा है तो वो चीज़ बताती नहीं थी, सब अंदर ही अंदर घोट जाती थी। वैसे बहुत बोलती थी। हर इंसान के तो चेहरे होते हैं, मेरे भी हैं, बट ख़राब एक भी नहीं है दोनों में से, दोनों पॉजिटिव हैं। बस इतना है कि एक जो है वो अक्सर रातों को ही दिखता है, वो सिर्फ मैं दिखती हूँ, जो बहुत ज़्यादा सैड है। और दूसरा जो है वो हंसता हुआ चेहरा है, जिसको दुनिया देखती है। और अच्छा है कि लोगों को ये ना लगे भी नेगेटिव इंसान है या कुछ भी, तो कौन समझ सकता है कि किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा, या कोई कितना ही क्या ही संग दे देगा। जब फैमिली अपनी ऐसी है तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। बस यही है कि जिसके साथ अच्छा कर सकती हूँ उसके साथ करती हूँ। तो जब भी मौका मिलता था मैं लोगों की हेल्प करती थी। अभी वीडियो आना शुरू हो गई हैं, जिन लोगों को कभी हेल्प की है वो लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे मुझे वीडियो में देख के। बट मैंने ये ज़रूर रखा कि जान पहचान के लोगों की कम और अनजान लोगों की मदद ज़्यादा करती थी, ताकि कभी अगर चेहरा दिख जाए उनका तो कभी घमंड जैसी चीज़ मेरे अंदर नहीं आए कि इनकी कभी मैंने हेल्प की थी। तो नेचर एक रहता है, और इंसान होने के नाते कोई ये नहीं है मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप तब भी हेल्प कर सकते हो किसी की, ज़रूरी थोड़ी है कि पैसे ही दो, हाथ पैरों से भी आप हेल्प कर सकते हो। तो मेरा वही रहा जीवन में, जहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए थी, अभाव, उसने मुझे सिखाया कि जब मुझे मदद की ज़रूरत होती थी 2 हाथों की, तो मुझे 2 हाथ नहीं मिले, लेकिन मैंने अपने वो 2 हाथ दूसरों की मदद के लिए हमेशा के लिए ऑन रखे। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी मेरे 2 हाथ मिलेंगे, अगर मैं सामने हूँ तो। मतलब कुछ भी जितना मैं कर सकूँ लोगों के लिए तो करती थी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर मैं आती हूँ एक और वीडियो के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।